Hello students, welcome back to my YouTube channel. Here I am with one more video today, part 4 of chapter 3. आपको जो chapter 3 है परमाणु एवं अणु, उसके part 4 को आज हम डिस्कस करेंगे. इस पार्ट में हम बात करेंगे, यहाँ देखो मैंने लिखा है रासायनिक सूत्र के बारे में कि रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, वे कैसे लिखे जाते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे दो प्रकार के द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और उसके साथ ही सूत्र इकाई द्रव्यमान कि क्या होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं. चलो हम शुरुआत करते हैं. रासायनिक सूत्र लिखना कि जो आपके रासायनिक सूत्र हैं, अलग अलग रासायनिक सूत्र हैं, ये कैसे बनते हैं, कैसे लिखे जाते हैं. तो ये देखने से पहले कि कैसे बनते हैं, यहाँ देखो इसकी परिभाषा लिखी कि रासायनिक सूत्र एक्चुअली में होता क्या है. तो क्या लिखा है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है. अब आप ये पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ऐसे लगेगा ये विज्ञान की बहुत ही भयानक सी परिभाषा है, बट ऐसा नहीं है. आप शब्द शब्द करके इसे समझोगे तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा. किसी यौगिक, आपको मैंने बताया था यौगिक और अणु एक ही कैटेगरी में डालते हैं. पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका समझना बहुत जरूरी है. क्या समझाया है मैंने उसमें कि यौगिक, तत्व, परमाणु, अणु ये सब क्या होते हैं. आप परमाणु और तत्व को एक कैटेगरी में डालते हो, यौगिक और अणु को एक कैटेगरी में. तो आप चाहिए यहाँ पे देखो, पहले मैं एग्जांपल लिख देती हूँ जिससे आपको और क्लियरली समझ आए. बेटा उदाहरण की जगह मैं ये हर बार एग्जांपल लिखती हूँ तो इसमें कंफ्यूज मत होना. H2O, पानी का जो अणु होता है, आपको पता है उसका सूत्र क्या है, H2O. अब ये एक होता है, इसे हम दिखाते नहीं है, तो H2O1 होता है इसका मतलब. ठीक है, ये 1 होता है, हम दिखाते नहीं है. तो यहाँ देखो क्या लिखा है, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है. आप किसी भी चीज को, आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. आप बाजार गए या किसी चीज या कोई सब्जी बनाने का मसाला लेके आए, तो उसके पीछे आप देखते हो एक लिखा होता है कंपोजिशन, कि उस मसाले में क्या क्या है और कितना कितना है. आप उसमें देखोगे कि उसमें नमक इतना है, अदरक इतनी है, लहसुन इतना है, क्या क्या है वो उसकी लिस्ट होती है, और वो कितना है, नमक इतने ग्राम है, अदरक इतने ग्राम है, वो आपके उसके पीछे लिखा होता है. तो ये संघटक शब्द बार बार आपके ये जो पहले 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, इसमें बार बार यूज हुए हुए हैं. संघटक का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है. इसका मतलब होता है बेटा कंपोजिशन, कि किसी भी चीज के संघटक का मतलब कि वो किस किस चीज से मिलके बनी है और वो कितनी कितनी है. ये आपको क्लियर हुआ. तो यहाँ पे मतलब देखो, जब हम किसी अणु या यौगिक की बात कर रहे हैं, उसके संघटक की बात हो रही है, तो मतलब वो अणु कौन कौन से परमाणु से मिलके बना है और वो परमाणु कितने हैं. मानो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने परमाणु, ऑक्सीजन है तो कितने परमाणु. संघटक का मतलब क्लियर हुआ. ये आपको मतलब क्लियर होना चाहिए कि संघटक होता है किस चीज से वो मिलके बनी है, जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं, और उसमें वो जो चीजें हैं वो कितनी कितनी हैं. उसका प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतीकात्मक मतलब हम प्रतीक लिखते हैं. चैप्टर पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया था, हर तत्व के प्रतीक की बात करते हैं हम, पूरा पूरा नाम नहीं लिखते. तो यहाँ देखो H2O. तो अगर आप इसके रासायनिक सूत्र, आपको मैंने लिख दिया H2O है, ये 1 तो मतलब दिखाते नहीं है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए. तो इसके संघटक की मतलब, संघटक का मतलब मैंने बताया किस चीज से मिलकर बना है. तो आप यहाँ देखोगे, आप कहोगे मैम ये यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का है. तो जो जल का अणु है उसका संघटक क्या है, जो आपको रासायनिक सूत्र से पता चल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. अब आप कहोगे हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है. तो मतलब समझ आया, जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, उस यौगिक का या उस अणु का संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण. मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन का प्रतीक लिखा है, ऑक्सीजन का भी प्रतीक लिखा है, पूरा पूरा नाम नहीं लिखा. क्लियर हुआ कि रासायनिक सूत्र होता क्या है. आगे हम समझेंगे अब कि ये लिखे कैसे जाते हैं, बनाए कैसे जाते हैं. उससे पहले आप ये देखो, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजक क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए. आप रासायनिक सूत्र लिखोगे उसके लिए आपको 2 चीजें मेनली पता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान होना चाहिए. क्या क्या है वो, जो अलग अलग तत्व हैं उनके प्रतीक. मैंने आपको टेबल दिखाई थी, आपको याद करने के लिए भी बोली थी, सारणी 3.1. आप अपनी NCERT बुक खोलोगे साइंस की, 3.1 जो टेबल है उसमें आपको अलग अलग तत्व हैं, उनके प्रतीक आपको पता होने चाहिए. आपको पता ही नहीं होगा कि एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, तो आप कैसे रासायनिक सूत्र बनाओगे. ठीक है. नेक्स्ट है, इन्होंने बात की है संयोजन क्षमताओं की. मैं यहाँ कुछ ये प्रतीक लिख भी देती हूँ.
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि हाइड्रोजन का मैंने बताया था H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O, लोह का क्या होता है Fe, आयरन बोलते हैं सिल्वर का Ag, जिसे आप चांदी बोलते हो। फिर उसके बाद ये बेटा हो गए जो मैंने आपको प्रतीक बताए तत्व के, लेकिन लास्ट पार्ट में मैंने आयन की भी बात की थी। तो जैसे हाइड्रोजन का जो आयन होता है ये भी आपको प्रतीक, मैं अभी आगे टेबल दिखाऊंगी। हाइड्राइड आयन होता है तो H- उसका प्रतीक होता है। सल्फेट है तो SO4 2-, ये उसका प्रतीक होता है। तो आपको प्रतीक की नॉलेज, उसका ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस जो संयोजन क्षमता, ये क्या होती है। ठीक है, प्रतीक आपको पता है क्या होते हैं। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब आप यहाँ दोबारा कंफ्यूज नहीं हो गए शब्द सुन के, संयोजन शक्ति या संयोजकता, इंग्लिश में हम इसे संयोजकता को बोलते हैं, वैलेंसी। तो किसी तत्व की संयोजकता क्या होती है, जो उसकी संयोजन शक्ति या संयोजन क्षमता है। ठीक है, एक तत्व का परमाणु कितने और परमाणु के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, अणु बनाने के लिए आपको पता है 2 या 2 से ज्यादा परमाणु जुड़ते हैं, तो एक परमाणु किसी भी तत्व का दूसरे कितने और परमाणु के साथ मिल सकता है, वही उसकी संयोजन शक्ति, जुड़ने की शक्ति। ठीक है, शब्दों पे पूरा मीनिंग समझा करो चीजों का, बस रटो नहीं। ठीक है, कि क्या लिखा है, क्या समझाया जा रहा है आपको। संयोजन शक्ति नाम से ही पता चल रहा है कितनों के साथ ये जुड़ सकता है। मैं आपको यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक अच्छा से एग्जाम्पल देती हूँ। ये आपको क्या नजर आ रहा है, एक ऑक्टोपस है, दूसरा ये कोई इंसान है। ठीक है, कोई ह्यूमन है। तो अब ये क्या करना है, संयोजकता समझाने के लिए बड़ा अच्छा सा उदाहरण है बेटा, आपके एनसीईआरटी में भी दिखाया गया है कि ऑक्टोपस है, इसे अलग अलग इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को पकड़ना है। ये कितनों को पकड़ सकता है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। इसके लिए कंडीशन क्या है 2, कि जो ऑक्टोपस के आपको पता है कितने हाथ होते हैं, आर्म्स बोल लो या हाथ बोल लो, कुछ भी बोलो, कितने होते हैं, पैर बोल लो, आप जो भी बोलो, इसे 8। ठीक है, और इंसान की हाथ कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो जो ये ऑक्टोपस की जो भुजाएं हैं, ये भी, और इंसान की जो भुजाएं हैं, 2 हाथ हैं, ये सारे आपस में लॉक हो जाने चाहिए, सारे आपस में पकड़े जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान का कोई एक हाथ खाली है या ऑक्टोपस की कोई एक भुजा खाली है। ठीक है, और एक भुजा से ऑक्टोपस एक इंसान का एक ही हाथ पकड़ सकता है, ये 2 कंडीशन है। तो ऐसे कितने इंसान पकड़ पाएगा, आप देखोगे ऑक्टोपस पहले अपनी भुजा से पहले जो उसका हाथ है, इंसान का एक हाथ पकड़ेगा, दूसरी भुजा से इंसान का दूसरा हाथ, तो 2 हाथों से एक इंसान पकड़ रहा है। टोटल कितने हैं, 8। तीसरे से एक का एक पकड़ेगा, चौथे से उसका दूसरा, 2 इंसान हो गए। ऐसे करते करते आप बोलोगे कि मैम वो कितने पकड़ सकता है, 4 इंसानों को। ये चीज समझ आई, मैं यहाँ पे आपको समझाती भी हूँ। अब मैंने बोला था प्रतीक का ज्ञान होना चाहिए, आप रासायनिक सूत्र लिख रहे हो तो आपको प्रतीक पता होना चाहिए, और संयोजन क्षमता। तो प्रतीक यहाँ पे देखो बेटा, मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ, ऑक्टोपस, मैं ये इंग्लिश में लिख रही हूँ, ऑक्टोपस, वेट। ऑक्टोपस का हमने प्रतीक मान लिया O। वैसे तो ऑक्सीजन का होता है, बस इस उदाहरण के लिए मैं इसे क्या बोल रही हूँ, ऑक्टोपस का हमने क्या प्रतीक माना है, O। और ह्यूमन का, इस इंसान को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन, तो ह्यूमन का क्या मान लिया, H। ठीक है, कंफ्यूज मत होना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, बस यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए। तो एक ऑक्सीजन, एक ऑक्टोपस, सॉरी बेटा, एक ऑक्टोपस, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ यहाँ। एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन को, कितने इंसानों को पकड़ रहा है, आप कह रहे हो 4। तो इसका रासायनिक सूत्र एक तरीके से क्या बन जाएगा, OH4। क्लियर, ऑक्टोपस कितना है, 1, वो कितने इंसानों को पकड़ सकता है, वो 4 को, तो O1H4, और 1 को हम दिखाते नहीं है, तो फाइनल जो फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, OH4। तो आपने देखा ऑक्टोपस की, अगर यहाँ हम बात करें संयोजन शक्ति क्या है, वैसे तो वो परमाणुओं की होती है बेटा, तत्वों की होती है, ऑक्टोपस की कोई संयोजन शक्ति नहीं होती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण लिया है। ठीक है, तो एक ऑक्टोपस की कितनी संयोजन शक्ति है, 4। ये चीज समझ आई कि संयोजन शक्ति या संयोजन क्षमता, या फिर जिसे आप संयोजकता कह रहे हो, वो क्या है। एक ऑक्टोपस 4 इंसानों को पकड़ सकता है, तो उसकी संयोजन शक्ति हमने क्या मानी, 4। ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखेंगे अलग अलग परमाणुओं की क्या उनकी संयोजकता है, वो और कितने परमाणुओं से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टेबल, ये टेबल आपको नजर आ रही है,
इसमें ये अलग अलग आयन है, इनके प्रतीक, इनके आवेश के साथ आपको याद होने चाहिए। मैं हर बार आपको कहती हूँ साथ साथ टेबल याद करते रहोगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये सारी टेबल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी टेबल ऐसा नहीं है कि याद ना करो तो काम चल जाएगा। ओके, अगर ये टेबल आपको नहीं पता होगी तो आप रासायनिक सूत्र बना ही नहीं पाओगे। इससे पहले मैंने प्रतीक वाली बोली थी, अगर प्रतीक नहीं पता होगा तो इस टेबल में और दिक्कत आएगी। तो यहाँ क्या है, ये अलग अलग आयन है, इन पे कितना आवेश होता है, कितना चार्ज है, ये आपको दिखाया गया है। आप देखो सोडियम Na+, Na आपको पता है इसका प्रतीक होता है, और इसे प्लस एक आवेश होता है प्लस वाला, तो ये क्या है, धनायन। ठीक है, आयरन Fe2+, हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, अमोनियम आखिरी वाला देखो इसमें क्या लिखे हैं, ये क्या है, पहले वाले जो दो हैं वो एक परमाणु का आयन है, जिनमें एक परमाणु पे कुछ आवेश है। लास्ट पार्ट 3 में आपको समझाया है, दो प्रकार के आयन होते हैं, एक परमाणु वाले और कुछ होते हैं जो परमाणुओं का समूह होता है और उन पे कुछ आवेश होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुपरमाणुक आयन। तो आपको यहाँ दिख रहा है अमोनियम NH4, ये बहुपरमाणुक आयन है, इस पूरे पे मिला के प्लस चार्ज है, आवेश है। सल्फेट SO4, एक सल्फर का परमाणु, 4 ऑक्सीजन का, इस पूरे को मिला के 2- इतना आवेश है, तो ये बहुपरमाणुक आयन है। ये टेबल भी आपको धीरे धीरे लिख के याद करनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अगर ये टेबल याद हो गई तो नेक्स्ट इन्होंने कुछ लिखा है, रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्न नियम ध्यान रखने चाहिए। कुछ 2-3 नियम है जिनका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप रासायनिक सूत्र बनाओगे आपको वो आदत पड़ जाएगी। पहला नियम देखो यहाँ क्या लिखा है, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको इस उदाहरण से बताती हूँ। आयन की, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का बेटा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2S। ठीक है, तो अब इस नियम का मतलब देखो यहाँ क्या है कि जो आयन की संयोजकता या आवेश होता है वो संतुलित, बैलेंस हो जाना चाहिए। आपको पता है, आप उस टेबल में देखो हाइड्रोजन पे कितना आवेश है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पे कितना आवेश है, आप देखोगे H+ एक आवेश है। ठीक है, सल्फाइड पे कितना देखोगे आप उस टेबल में खुद देखो, S2- 2 आवेश है माइनस का, तो ये आपस में बैलेंस होना चाहिए। अभी क्या यहाँ पे ये बैलेंस संतुलित हो रहे हैं, आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे कितना है, +1 एक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ माइनस का कितना है, 2-, तो दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, वही संतुलित, हम जिसे इसका नियम का नाम है कि ये दोनों संतुलित होने चाहिए, उसका मतलब ही ये है। तो आप क्या करोगे संतुलित करने के लिए, 2- माइनस का ज्यादा है ना, तो प्लस के क्या करोगे, 2 ले लोगे, आप हाइड्रोजन 2 ले लोगे, तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा आपका, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, 2+। 2 के भी अगर हाइड्रोजन 2 ले लिए, एक पे एक चार्ज है, 2 पे कितना होगा, 2 मिला के 2 हो जाएगा, तो 2+, और सल्फाइड पे तो आपका पता ही है, आपको 2 है, तो 2-। अब ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों आपको दिख रहे हैं, संतुलित हो गए, बैलेंस हो गए। तो तभी इसको देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना है, H2S, ये 1 होता है जो हम दिखाते नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 क्यों लिए, कि इनका आवेश जो आपस में आवेश संतुलित हो जाए। सल्फाइड पे 2 है तो हाइड्रोजन 2 लिए, तो इस पे भी 2+ हो गया, नहीं तो प्लस का 1 था, माइनस के 2 थे, वो बैलेंस नहीं थे। तो आपको ये, और भी हम आगे जब वो बनाएंगे, अलग अलग सूत्र बनाएंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नियम देखो बेटा, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जब किसी यौगिक में आपने कुछ यौगिक या कोई अणु का रासायनिक सूत्र लिखा, उसमें धातु एवं अधातु दोनों हैं, तो आप किस चीज का ध्यान रखोगे कि धातु पहले लिखा जाए, उसका नाम या प्रतीक है वो सूत्र में पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद अधातु का नाम या फिर उसका जो प्रतीक है वो बाद में लिखा जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे एक उदाहरण ले लेती हूँ। ये देखो बेटा, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम आपको पता है, मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, धातु होता है। और क्लोरीन, क्लोराइड क्या है, क्लोरीन का ही आयन है। क्लोरीन गैस होती है, ये अधातु होता है। ठीक है, धातु का नाम देखो पहले लिखा गया और क्लोरीन अधातु का बाद में। ऐसे इसका सूत्र लिखोगे तो सूत्र होता है बेटा MgCl2। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों बना है ऐसे। तो आप यहाँ पे दोबारा देख रहे हो, जो धातु है उसका प्रतीक पहले लिखा गया है, अधातु का बाद में। ठीक है, तीसरा नियम देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। जब आप बहुपरमाणुक, जब ये रासायनिक सूत्र बनाओगे किसी भी चीज का, वहां पे अगर बहुपरमाणुक आयन लिखना पड़ रहा है तो आप पूरा बहुपरमाणुक आयन पहले लिखोगे, फिर कोष्ठक उसे ब्रैकेट में डालोगे, और फिर उसकी कितनी संख्या, जैसे सल्फेट 2 सल्फेट हैं तो पूरा ब्रैकेट में डाल के फिर 2 लिखोगे। ये देखो आगे क्या लिखा है, यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। ये तो मैंने आपको हर बार बता ही रही हूं कि 1 होता है तो वो 1 हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे कोष्ठक भी बनाने, ब्रैकेट भी दोनों साइड दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो तीसरा नियम है बेटा, जब मैं आपको ये अलग अलग हम फॉर्मूले बनाएंगे, इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूले, तो जो रासायनिक सूत्र अलग अलग बनाएंगे तब आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे 4-5 आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप अपने आप खुद भी बना पाओगे। यस देखो, फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर, 1 सेकेंड बेटा। फर्स्ट ले रही हूं बेटा मैं एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आप, मैंने बताया 2 चीजों की जरूरत है। अब जब भी आप रासायनिक सूत्र लिखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया 2 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। आपको तत्व का जो प्रतीक होता है, परमाणु का प्रतीक है उसका, और उस पर कितना आवेश होता है उसका, आवेश को ही आप संयोजकता मान के चलोगे। संयोजकता मेनली आपको अगला चैप्टर, जो चैप्टर 4 है, वहां से समझ आएगा। जब आपको पता चलेगा क्या इलेक्ट्रॉन होता है, तब आपको समझ आएगा क्यों सोडियम पे 1 आवेश है, क्यों ऑक्साइड पे 2 आवेश है, माइनस का है या प्लस का है। जब आपको इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे तब समझ आएगा। अभी के लिए आप जो ये टेबल में आपको आवेश दे रखा है, इसे ही संयोजकता मान के चलो। ठीक है, तो आप प्रतीक आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का प्रतीक आपको पता है क्या होता है, H। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का आयन आपको पता होना चाहिए, उस पर आवेश के साथ आपको याद होना चाहिए। तो ये होता है H+। ठीक है, आप उसमें देखोगे इसका संकेत होता है H+ या फिर प्रतीक। क्लोराइड का Cl-। ठीक है, तो जो चार्ज है प्लस माइनस, इसे हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए, इसे हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। आप लिखोगे 1+ और इस पे 1-। ठीक है, जो इन पे चार्ज है, आवेश है, इसे इसके नीचे लिखो। ये मैं तरीका बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद आप करोगे। पहले प्रतीक लिखोगे, उन पे जो भी आवेश है उसके नीचे लिखो, और बाद में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन को -1 से, क्लोराइड को भी +1 से। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा रासायनिक सूत्र, H को आपने गुणा किया है 1 से। अब ये आवेश प्लस या माइनस नहीं दिखाते हैं हम रासायनिक सूत्र में। ठीक है, और क्लोराइड भी कितना है, 1। और 1 जो होता है बेटा, जो 1 होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। 2, 3, 4 जो होता है उसे लिखने की जरूरत होती है। 1 को हम क्या करते हैं, दिखाते नहीं हैं, वो हम खुद ही समझ जाते हैं कि इसका मतलब, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या बन गया, HCl। ठीक है, नेक्स्ट में एग्जांपल लेती हूँ। 2-3 एग्जांपल के बाद आप खुद ही बनाने लग जाओगे। ठीक है, आपको वो टेबल अच्छे से याद होगी तो इनमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन का दोबारा आपको पता है H, और इस पे कितना होता है, 1 होता है, तो 1+ होता है। तो मैं नीचे अभी दोबारा नीचे ही लिख रही हूँ, ऐसा नहीं कि पहले ऊपर लिख के। सल्फाइड का आप देखोगे आयन
S2- होता है, तो 2- मैंने यहाँ लिखा। अगला स्टेप क्या है, पहले आप प्रतीक लिखोगे, दूसरा स्टेप क्या है, आप आवेश लिखोगे, जो उनके आवेश होता है वो उनके नीचे लिखोगे, तीसरा स्टेप उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दोगे ऐसे क्रॉस में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन को किससे किया आपने, 2 से। आवेश नहीं दिखाते, बस जो गिनती है वो याद रखोगे, जो संख्या है। और S को, सल्फाइड को 1 से, है ना। सल्फाइड को आप यहाँ देखो 1 से कर रहे हो और हाइड्रोजन को 2 से, ठीक है। ये हो गया। अब आप दोबारा कहोगे कि यहाँ पे 1, ये जो 1 है इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2S। क्लियर हुआ। पहले प्रतीक लिखो दोनों के, उनके जो आवेश है वो उनके नीचे लिखो, तीसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई, उन्हें गुणा कर दो ऐसे क्रॉस में, और आपका रासायनिक सूत्र बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ही बहुत ही हार्ड चीज नहीं है, बस आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। मैं 2-3 एग्जांपल और दे देती हूँ बेटा, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम आपको पता है, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al। तो उस पर आवेश कितना होता है, 3+, ठीक है। ऑक्साइड, ऑक्साइड का O होता है प्रतीक, और उस पर कितना होता है, 2-, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं हो गए, मैं यहाँ बता रही हूँ, Al+3+, इसे ऐसे लिखते हो ना, तो यही आवेश जो है, यही मैं आपकी इसके नीचे लिख रही हूँ। ऑक्साइड का देखोगे तो ऐसे लिखा होगा, तो जो ये आवेश है यही मैं इनके नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो ऐसे, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एल्यूमिनियम को किससे कर रहे हो, 2 से, ऑक्सीजन को 3 से। तो यहाँ पे 1 वाला कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 और 3 है, तो वो हमेशा आप दिखाओगे। तो क्या फॉर्मूला बन गया, क्या रासायनिक सूत्र बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3। नेक्स्ट देखो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, यहां से आपको एक और चीज पता चलेगी, वेट, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम आपको पता है कैसे, उसका प्रतीक क्या होता है, Ca2+, ठीक है। तो 2+, हाइड्रोक्साइड OH1- होता है, ठीक है। इनके आवेश मैंने इनके नीचे लिखे। अब यहाँ पे देखो, ये बहु परमाणु का आयन आ गया, जो OH है आपको पता है ये बहु परमाणु का आयन है। यहाँ पे 2 परमाणु देख रहे हो आप, इन दोनों पे मिला के ये -1 चार्ज है। आपको लास्ट वीडियो में समझाया था बहु परमाणु का आयन क्या होते हैं। पूरे समूह को मिला के जो 2 या 3, 4 जितने परमाणु, उस पूरे पे ये माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या बनेगा, कैल्शियम को 1 से गुणा कर रहे हो, OH को, अब देखो जो तीसरा नियम मैंने बताया था कि जब बहु परमाणु का आयन होते हैं तो उससे पहले आपको लिखने से पहले ब्रैकेट लिखना पड़ता है, OH2। अगर आप इसे ऐसे लिख देते हो, अब ये 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CaOH2। मगर अगर इसे आप ऐसे लिख देते हो, CaOH2 बिना ब्रैकेट लगाए, तो ये गलत है। यही तीसरा नियम बता रहा था, जब बहु परमाणु का आयन लिखोगे तो आपको ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 2 है ये पूरे OH, इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे 2 OH हैं, OH का 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 OH आयन है, जबकि इसका मतलब क्या हुआ कि बस यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, जो यहाँ आपने 2 आपने लिखा, तो ये तो H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है। तो मतलब समझ आया, ये ब्रैकेट लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट। सोडियम आपको पता है Na होता है उसका प्रतीक, और कितना आवेश होता है +1, ठीक है। कार्बोनेट बहु परमाणु का आयन है, दोबारा ध्यान रखोगे 2-। इसका अब क्या बन जाएगा, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वही, सोडियम Na को 2 से और CO3 पूरा जो ये आयन है इसको +1 से, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा Na2। अब CO3, अब बहु परमाणु का आयन में आप कहोगे कि मैम यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाएं, लेकिन उसके नीचे देखो मैंने क्या लिखा था, एक सेकेंड बेटा, उसके नीचे मैंने लिखा था एक होता है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, Na को तो 2 से किया तो होगा CO3, ऐसे आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये एक है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में जब एक होता है बहु परमाणु का आयन, तो तब आपको को कोष्ठक ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ आपको? ये देखो मैं आपको 2-3 एग्जांपल वैसे बता देती हूँ बेटा, जैसे आप बहु परमाणु का आयन, क्या आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि सल्फेट, ठीक है, तो सल्फेट को आप देखो ऐसे लिखा जाता है SO4, और ये पूरा ब्रैकेट लगा के फिर इस पे 2- आएगा। अगर आप इसे ऐसे लिख देते हो SO4, तो ये क्या है, अगर आप ऐसे लिखते हो SO4 और 2-, तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए ये क्या है, गलत। आपको ऐसे लिखना है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये पूरे पे 2- है, ठीक है। ये ब्रैकेट अगर नहीं लगाते तो ये क्या है, गलत है। समझ आया? ऐसे ही एक आएगा जो आप यूज करोगे बार बार, फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो ये भी बहु परमाणु का आयन है, PO4, ब्रैकेट लगाओगे और 3-। क्लियर हुआ? लास्ट एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ रासायनिक सूत्र बनाने का, 5 में आपको पहले दे चुकी हूँ, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम आप देखोगे, अमोनियम को हम लिखते हैं NH4 प्लस होता है, तो ये +1 नीचे आ जाएगा। सल्फेट अभी मैंने आपको बताया है SO4, सल्फेट आयन का फॉर्मूला ही ये है SO4, ठीक है। इसको आप क्या करोगे 2-, दोबारा क्या करो, क्रॉस में गुणा कर दो, तो फॉर्मूला क्या बना NH4। अब दोनों तरफ आप देख रहे हो बहु परमाणु का आयन है, ठीक है। तो NH4 लिखोगे पहले, ये बहु परमाणु का आयन, इसका ब्रैकेट लगाओ, इसे 2 से गुणा किया है आपने, और SO4 को 1 से कर रहे हो, तो 1 लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है। अगर लेकिन आप इसे ऐसे लिख देते हो NH4 बिना ब्रैकेट के, यहाँ 2 लिख के और SO4, तो ये क्या है आपका, गलत है, ये वाला सही है। समझ आया? तो ब्रैकेट लगाना, एक हो तो जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा है तो आप पहले ब्रैकेट लगाओगे, बहु परमाणु का आयन है तो रासायनिक सूत्र अब आप खुद अपनी तरफ से जो भी एग्जांपल है, क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में, आप आराम से कर पाओगे। आपको टेबल याद करनी है, प्रतीक क्या होते हैं और उन पे कितना आवेश होता है वो याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट, यहां तक आपको समझ आया? नेक्स्ट बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान, पहले क्या लिखा है ये देखो, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। देखो यहाँ दोबारा एक शब्द आया, संघटक, ठीक है। मैंने उसका मतलब बताया था, कंपोजिशन, वो पदार्थ किस किस चीज से बना है और उसमें वो जो चीजें हैं वो कितनी कितनी है, वही उसकी कंपोजिशन है, संघटक है, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान नाम से ही छिपा है, यहाँ पे देखो आणविक, आणविक का मतलब अणु का द्रव्यमान, ये चीज समझ आई। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या लिखा है, परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जिससे वो अणु बना है। जैसे अणु जिन परमाणुओं से मिलकर बना, उन परमाणुओं का जितना द्रव्यमान है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो उसका जो द्रव्यमान उन्हें जोड़ दोगे उसका योग ही क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान। उस अणु का द्रव्यमान क्या है, अणु आपको पता है परमाणुओं से बना है, परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए, मैंने टेबल दिखाई थी, हाँ, उन्हें जोड़ दो, वही उसका आणविक द्रव्यमान है।
कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। और हर चीज़ की इकाई होती है, मैंने आपको बताया था। आप जैसे किलोमीटर लिखते हो, किलोग्राम लिखते हो, तो परमाणु द्रव्यमान हो या फिर आणविक द्रव्यमान हो, हम सबको किसे यूनिफाइड मास यूनिट बताई थी ना आपको, ये परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU, जिसे अब हम क्या लिखते हैं U। तो चाहे परमाणु द्रव्यमान हो चाहे आणविक द्रव्यमान, आप U से यूनिफाइड द्रव्यमान, इस यूनिट से ये इकाई जरूर लिखोगे। ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। सबसे जो आपका फेमस एग्जांपल है, आप बोलोगे मैम आप हर बार H2O का एग्जांपल लेते हो, लेकिन आपको इससे चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी। ठीक है, H2O, आपको इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। ये एक अणु है, आपको पता है H2O परमाणुओं से मिलकर बना है, अणु है। इसका द्रव्यमान निकालने के लिए आपको बोलेंगे तो सबसे पहले आप बोलोगे कि इसमें कौन कौन से दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मैंने आपको टेबल दिखाई थी, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, इस परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 1U। लेकिन आप इसमें देख रहे हो कितने हैं हाइड्रोजन के परमाणु, 2, तो आप गुणा कर दोगे इसे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2U। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, अगर दिखा नहीं रखा है इसका मतलब यहाँ क्या है, 1 है, तो इस 1 का ही हम द्रव्यमान लेंगे। 1 का कितना होता है बेटा, 16U, लेकिन 1 है तो 1 से गुणा करो, वो कितना रहेगा, 16U। ठीक है, तो H2O को मैं यहाँ लिख देती हूँ, H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, 2U हो गया ये, प्लस 16U। 2 हाइड्रोजन के परमाणु है तो उनका कितना है, 2 और प्लस 16, आप बोलोगे कितना हो गया, 18। और इसके आगे किस में निकालते हैं, ये U में। तो ये जल का जो एक अणु, पानी का एक अणु है, उसका जो वजन है, द्रव्यमान कितना है, 18U। समझ आया। किसी भी आप अणु का निकालोगे, उसमें उसके परमाणु कितने हैं, वो परमाणु है उसका द्रव्यमान निकालो, फिर कितने हैं उससे गुणा कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके परमाणुओं को जो योग, उनको जमा कर दिया, वही क्या है, उस अणु का द्रव्यमान। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। अमोनिया जिसे बोलते हैं NH3, उसका अणु फॉर्मूला ये है, रासायनिक सूत्र। तो इसका आणविक द्रव्यमान, आप इस अणु का द्रव्यमान निकालोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि क्या होता है, वो कितना U हो आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान देखोगे, हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन को किससे गुणा कर दोगे, 3 परमाणु है उसे गुणा कर दोगे और दोनों के जो द्रव्यमान है उन्हें ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, वही NH3 का द्रव्यमान होगा। सब बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि NH3 का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो, जैसे आणविक द्रव्यमान है, ऐसे ही एक और चीज की बात करनी है हमें यहाँ, सूत्र इकाई द्रव्यमान। पहले क्या लिखा है देखो, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र इकाई क्या होती है, जहां पे नया शब्द आया सूत्र इकाई, रासायनिक पदार्थ जिसके संघटक आयन होते हैं। तो बेटा ये सेम जो आपने आणविक द्रव्यमान निकाला, सेम वैसे ही कैलकुलेट होगा, वैसे ही निकलेगा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ बात हो रही है सूत्र इकाई की। ठीक है, अभी तक आप अणु का द्रव्यमान निकाल रहे थे, यहाँ देखो लेकिन लिखा सेम है कि उस पदार्थ में जो परमाणु है, जो सूत्र इकाई में जो परमाणु, जिससे परमाणुओं से मिलकर बने, उन परमाणुओं के द्रव्यमान को आप जोड़ दोगे, वही उसका सूत्र इकाई द्रव्यमान है। अब ये सूत्र इकाई क्या होती है, मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि NaCl, अपनी रसोई में जो सफेद नमक देखते हो आप, सोडियम क्लोराइड, वो क्या है, NaCl। अभी तक आप जब आणविक द्रव्यमान देख रहे थे, जैसे कि हमने H2O का कैलकुलेट किया था ना, अभी माप कि वो कितना होता है हमने मापा था। ठीक है, तो H2O आप देखते हो तो बेटा वो ऐसे आपको उसके अणु मिलेंगे। आपने जब गिलास में पानी देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे H2O के अणु हैं। ठीक है, एक एक अणु ऐसे वो अणु के रूप में आपको मिल रहा है। ठीक है, 1 अणु, 2, 3, 4, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अणु होते हैं, इन्हें आप अणु बोलो, जो कि आपको ऐसे अणु के रूप में नहीं मिलेंगे। जैसे आप NaCl की बात करो तो वैसे आपको NaCl
ऐसे नहीं मिलेगी। या फिर दूसरा एक ये हो गया, 2, ऐसे बहुत सारे अगर आप नमक देखोगे तो वो ऐसे नमक में आपको अणु के रूप में नहीं मिलेगा जो NaCl है। तो आप पूछोगे मैम वो कैसे मिलेगा, तो बेटा वो आयन के रूप में मिलता है। जैसे कि NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस, दोनों पास पास में ही है, लेकिन ये मिलके दोनों मिलके अणु के रूप में आपको नहीं मिलेंगे। नमक में जब आप देखोगे ये आयन के रूप में अलग अलग मिलते हैं। एक Na प्लस, इसी के ही पास में एक Cl माइनस, उसी के साथ में ये पास पास में मिलेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा आपको ऐसे NaCl अगर आप ऐसे देखो नमक में, आपको ऐसे पूरा अणु के रूप में ये नहीं मिलेंगे, ये आपको ऐसे आयन के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो यही बस एक अंतर है। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसलिए NaCl को हम सूत्र इकाई बोल देते हैं। सूत्र इकाई देखो मैंने आपको लिखा भी था, रासायनिक पदार्थ जिसके संघटक आयन होते हैं। अगर आप उसके संघटक किससे बने हैं तो वो आयन से बने होते हैं। अदरवाइज दोनों का द्रव्यमान सेम तरीके से निकाला जाता है जैसे आपने अणु का द्रव्यमान निकाला था। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। जैसे अगर हम एक और रसायन इसकी सूत्र इकाई की बात करें तो वो है आपका CaCl2। तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा पूरे अणु के रूप में। कैसे मिलेगा, Ca2 प्लस का आयन और इसके पास में क्लोरीन 2 है तो Cl माइनस और Cl माइनस। तो अंतर क्या है, बस ये आपको आयन के रूप में मिल रहे हैं। अगर आप इनका वो निकालोगे द्रव्यमान, जो मैं बोल रही हूँ सूत्र इकाई द्रव्यमान, इसे सूत्र इकाई बोल रहे हैं, और इसका द्रव्यमान निकालोगे सेम वैसे ही निकलेगा। देखो मैं इसमें एग्जांपल दे देती हूँ आपको। कैल्शियम 1 है इसका परमाणु, कैल्शियम के एक परमाणु का होता है 40U 40U प्लस आप जोड़ोगे क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन का एक का होता है बेटा 35.5, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के कितने आयन है 2, ठीक है। तो गुणा कर दोगे 2 से, कितना हो जाएगा 40 प्लस 35.5 को 2 से करोगे कितना हो जाएगा 71 71, और इन दोनों को जोड़ दो आप तो कितना हो जाएगा 111U। समझ आया। ये इस CaCl2 जो सूत्र इकाई है उसका द्रव्यमान है। सेम जैसे आपने H2O का आणविक द्रव्यमान निकाला था वही सेम निकलेगा, बस डिफरेंस यहाँ है, ये आपको आयन के रूप में मिलते हैं। आपको क्लियर हुआ, अणु नहीं, CaCl2 पूरा अणु बन के ऐसे नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया ये सब। आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरुआत की थी बेटा रासायनिक सूत्र से। तो रासायनिक सूत्र मैंने बताया, किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र उसके संघटक किस किस से बना और कितने परमाणु हैं उसके, यही उसका रासायनिक सूत्र बताता है, ठीक है। रासायनिक सूत्र लिखते हुए हमें उसके प्रतीक पता होने चाहिए। जो अलग अलग तत्वों के प्रतीक वाली टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, और अलग अलग परमाणु या तत्वों की संयोजन क्षमता जिसे संयोजकता कहते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अभी के लिए चैप्टर 4 में संयोजकता एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप जो इन पे आवेश है इसके हिसाब से चलोगे, ठीक है। रासायनिक सूत्र लिखते हुए आपको 2-3 नियम बताए थे मैंने, और फिर लास्ट में 3 स्टेप बताए थे। आप सबसे पहले प्रतीक लिखो, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोजन को H लिखते हैं, क्लोराइड को Cl, और उन पे जो आवेश होता है वो उनके नीचे लिखो। H प्लस होता है तो +1, क्लोराइड पे -1 होता है तो 1-, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और वही उसका सूत्र बन जाएगा। 1 होता है तो 1 हम दिखाते नहीं है। बहु परमाणु आयन के केस में पहले ब्रैकेट लगाओ और उसके बाद जो उसकी संख्या है वो लिखो, ठीक है। लास्ट में हमने बात की आणविक द्रव्यमान। अणु में जो परमाणु हैं उन्हीं का अलग अलग जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान जब जोड़ दोगे वही उस अणु का द्रव्यमान कहलाता है। H2O हाइड्रोजन का 1U होता है, उसमें 2 हैं H2O में तो 2U। ऑक्सीजन में का एक परमाणु का कितना द्रव्यमान होता है 16U, तो 2 + 16 2 + 16 18U। आपको मैंने बताया NH3 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना होता है इसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान अभी लास्ट मैंने आपको समझाया, सेम जैसे आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट होता है वैसे ये होता है, बट इसके जो संघटक है जिन परमाणुओं से मिलके बना है वो परमाणु आपको आयन के रूप में मिलेंगे, ठीक है। यही एक अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में बेटा हम बात करेंगे मोल। आपके इसमें दे रखा है, इंग्लिश में हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट और आप इसमें बोलते हो मोल संकल्पना, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री का मान लो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये क्लास ध्यान से समझेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट भी आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा, मोल संकल्पना जो है अच्छे से समझ आएगा।
सबसे इम्पोर्टेंट है वो। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जो आपका पार्ट 5 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड्स के साथ जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। NH3 का जो आणविक द्रव्यमान है वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक जरूर करो बेटा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ।